और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज दिल्ली के दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में खबर यह है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो सकती है, वो मुलाकात करेंगे। और दोपहर 1 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए उनकी रवानगी होगी। राज्य के कई मुद्दे हैं जिन पर केंद्रीय मंत्रियों से उनकी बातचीत होनी है। शाम को 5 बजे उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ उनका संवाद भी होना है। दिल्ली के भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये तमाम कार्यक्रम होंगे। और आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उनका दिल्ली दौरा कितना अहम है आप समझिए। 1 बजे उनकी रवानगी होनी है। उसके बाद ये खबर है कई केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनसे उनकी मुलाकात होनी है और अलग अलग मसले हैं जिन पर बातचीत भी करनी है। और शाम को 5 बजे देखिए प्रवासी नागरिकों के साथ में भी वो बातचीत करेंगे, उनके साथ भी संवाद होना है और भाजपा कार्यालय में ही ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद ये खबर है कि आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम वो करने वाले हैं। तो दिल्ली के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी, आज उनका दौरा बहुत अहम है कई मायनों में। देखिए, इस बार कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की बम बम होने वाली है, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से तो कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी, पर इस बार कांवड़ यात्रा बिना बंदिशों की होगी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा की तरह इस बार कांवड़ यात्रा चलेगी और धूमधाम से चलेगी। कांवड़ यात्रा पर इस बार कोई बंदिश नहीं रहेगी। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। इस बार कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आएंगे, जिसे लेकर सरकार और हरिद्वार जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियां इसलिए की जा रही हैं ताकि 4 धाम यात्रा के दौरान सावन के महीने में आने वाले यात्रियों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। कांवड़ मेला को लेकर चूंकि प्रारंभिक रूप से सब चर्चा हो गई है और आगे इस बार जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यात्रियों की संख्या, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस समय इस बार कांवड़ यात्रा भी उसी प्रकार से होगी। उसको लेकर भी हम लोग लगातार तैयारियों पर हमारा जोर है कि अच्छी तैयारी हो और जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा है वैसे ही हमारे कांवड़ यात्रा है। तो चलिए बिल्कुल इसी पर और जानकारी लेते हैं स्नेहा और रवि केंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं और बिना रोक टोक के होंगी, बंदिशें तमाम हटाई जाएंगी। क्या जानकारी है आपके पास रवि? जी दीपा, देखिए जिस तरीके से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है और 2 साल तक कोविड रहा और कोविड की वजह से 4 धाम यात्रा में इस बार जो श्रद्धालु नहीं आ पाए थे, रिकॉर्ड श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री का जिस तरीके का बयान है उन्होंने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा में भी इस बार कोई बंदिशें नहीं रहेंगी। तो ऐसे में जुलाई महीने से शुरू होने वाली इस कांवड़ यात्रा में रिकॉर्ड कांवड़िया इस बार उत्तराखंड पहुंचेंगे। हरिद्वार, नीलकंठ और ऋषिकेश तक जो है पूरी तरीके से भव्य रूप में कांवड़ यात्रा होती है और 2 साल से इंतजार है माँ गंगा के दर पर आने के लिए कांवड़ यात्रियों का। तो ऐसे में इस बार रिकॉर्ड यात्रा को देखते हुए पहले ही मुख्यमंत्री इस बात को तमाम अधिकारियों को चेता चुके हैं कि वो अपनी पुख्ता तैयारियां रखें। और इसी को देखते हुए क्योंकि कांवड़ यात्रा के शुरू होने में बहुत कम वक्त अब बाकी है, तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है, वो जो पुलिस प्रशासन है, उनकी तमाम ओर से अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि इस बार ज़्यादा क्राउड जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट कैसे करना है, जो कांवड़ियाँ हैं उनके किस तरीके से रूट रहेंगे, कहाँ पर प्रतिबंध रहेगा, कहाँ पर जाना होगा, जो पैदल मार्ग से कांवड़िया आते हैं उनके लिए किस तरीके की सुविधाएं रहेंगी, जो वाहनों से यहाँ पर आते हैं अगर जिस तरीके से जाम की स्थिति होती है उसे कैसे मैनेज करना है, इन तमाम चीज़ों पर फोकस जो है प्रशासन का रहेगा। तो 2 साल बाद ये यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में पूरे देश से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। एक तरफ 4 धाम यात्रा भी अपने चरम पर है, तो ऐसे में तमाम चीज़ों को मैनेज करना होगा। बिल्कुल रवि, आपने ठीक कहा। 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस रहना बहुत बड़ी चाहिए चुनौती है। और ट्रैफिक के लिए जैसे कि रुड़की से एक जो समस्या देखी जाती है, आगे जाने वाले लोगों के लिए अलग, क्या वो सारे रास्ते दुरुस्त हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी चुनौती इस बार रहेगी, क्योंकि जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होगी, इस 4 धाम यात्रा इस वक्त अपने चरम पर है। हम देख रहे हैं कि तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं उनकी पोल भी खुलती भी दिखाई दे रही है। अब जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता होनी चाहिए, क्योंकि बरसात का सीजन भी शुरू हो जाएगा। इस बार अनुमान भी है कि जो मानसून है वो अमूमन 20 जून तक उत्तराखंड में पहुंचता है, तो ऐसे में जल्दी इस बार मानसून आ सकता है। तो जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी मानसून भी अपने चरम पर होगा, इस तरीके की उम्मीद भी जताई जा रही है, अनुमान है। तो ऐसे में सड़कों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अपने बयान से इस बात को साफ कर चुके हैं कि जो कांवड़ यात्रा है उसको विधिवत तरीके से चलाया जा सके, किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना आए। तो इसको लेकर प्रशासन अभी से पूरी तैयारियां रहे और पूरी तरीके से
से मुस्तैदी अब इसे देखने को ठीक है मिले। रवि। तो यही वजह है कि जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तमाम जो विभाग हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बिल्कुल ठीक है रवि, क्योंकि कोविड की बंदिशें अब खत्म हो गई हैं, तो बिना किसी परेशानी के कांवड़ियों को कांवड़ यात्रा करवाई जाएगी और इसके लिए तैयारियां मुकम्मल की जाएंगी। ये पुष्कर सिंह धामी ने भी बातें कही हैं और प्रशासनिक अमला भी इसी पर आगे बढ़ रहा होगा। बहुत शुक्रिया आपका रवि, पूरी जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, और हम भी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज केदारनाथ यात्रा को लेकर के बैठक करने जा रहे हैं। आज वो रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे, जहां वो अधिकारियों के साथ केदारनाथ यात्रा को लेकर के समीक्षा करेंगे। सुबह 11 बजे सतपाल महाराज अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद वो यहां से रवाना हो जाएंगे। तो देखिए, सतपाल महाराज यहां यात्रा की तैयारियां तो अब हो चुकी हैं, क्योंकि यात्रा चल रही है। अब तो खामियों पे ही काम हो सकता है, उन्हें दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, क्योंकि समीक्षा, मंथन, तैयारियों के लिए वक्त यात्रा से पहले का होता है। अब यात्रा चल रही है, समस्याएं जो आ रही हैं उनका निस्तारण कैसे हो, वक्त पर कैसे हो, और जो आने वाले यात्री हैं उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, जो यात्रा पर हैं उनको कोई असुविधा ना हो। चुनौती और बड़ी इसलिए है क्योंकि मौसम का अलर्ट जारी हो गया है, उससे कैसे निपटना है, ये तमाम चीजें चुनौती के तौर पर मौजूद हैं पर्यटन मंत्री के सामने। और देखिए, वहीं केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को केदार धाम में 2 और तीर्थयात्रियों की जान चली गई। इन दोनों तीर्थयात्रियों की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है और अब तक कुल 23 तीर्थयात्रियों की मौत सिर्फ केदार धाम में हो चुकी है। अलग अलग यात्रा पड़ावों पर हो चुकी है। और 4 धाम यात्रा में अगर आप कुल बात करते हैं चारों धामों की, तो 49 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अभी तक का डेटा है। 49 यात्रियों ने अभी तक जान गंवाई है। मौत का आंकड़ा, एक तरफ लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है और उसी बीच देखिए दूसरी तरफ ये खबर बेहद चिंताजनक है कि लगातार तीर्थयात्रियों की मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जो मौतें हुई हैं उनमें ज़्यादातर जान गई है लोगों की हार्ट अटैक की वजह से, ये कहा जा रहा है। हाई एल्टीट्यूड में जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। प्रशासन ने सभी से भी ये कहा है कि हेल्थ चेकअप के बाद ही आ पाएँ यात्रा के लिए। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज से लेकर के 24 मई तक उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में तो भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तो देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है, कहां कहां कितनी बारिश होगी, आंधी चलेगी। ऐसे में पहाड़ों के नजरिए से मौसम विभाग की हर एक चेतावनी बड़े मायने रखती है, क्योंकि तमाम महकमा इसी के चेतावनी के बाद अलर्ट होता है। ऐसे में देखिए, कई जगहों पर तेज हवाएं तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट है, जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। तो वहीं प्रदेश के विद्यालय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि पिथौरागढ़ में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जुलाई तक ये रिक्त पद भर लिए जाएंगे। 1 महीने में लेक्चरर हमारे 100% आने वाले हैं। लोक सेवा आयोग से सबके इंटरव्यू हो गए हैं। बहुत जल्दी उनका रिजल्ट घोषित होने वाला है। एलटी का भी अधीनस्थ चयन आयोग से जो है सबके परीक्षाएं हो गई हैं, इंटरव्यू हो गए हैं। और बेसिक में आजकल हम सभी जगह जिलों में आजकल काम चल रहा है टीचिंग भर्ती का। तो मुझे लगता है कि जुलाई में, जब से हम 5 जुलाई से हमारे स्कूल खुलने वाले हैं, हर जिले में टीचरों की कोई कमी नहीं रहेगी। और देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि 15 बच्चों पे 1 टीचर दे रहा है। चंपावत उपचुनाव को लेकर के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चंपावत के लोग कांग्रेस को आशीर्वाद देंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से खटीमा के लोगों ने 2022 के इस विधानसभा चुनाव में जो जनादेश दिया, उसी तर्ज पर जो है चंपावत के लोग भी जो है जनादेश देने का काम करेंगे। आज आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के सारे कार्य जो है रुके हुए हैं। तो हर व्यक्ति इस बात को समझता है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले भले ही चंपावत उपचुनाव को लेकर सीरियस नजर नहीं आ रही थी, पर अब पार्टी के नेता चंपावत के दौरे लगातार करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं की ड्यूटी चंपावत में लगाई गई है और इसके अलावा 100 और नेताओं को भी प्रचार के लिए लगाया गया है। हरीश रावत जी 22 तारीख के बाद वो लगातार वहीं रहेंगे। प्रीतम सिंह जी आज वहीं हैं। यशपाल आर्य जी भी कल से वहीं पर रहेंगे। करण महाराज जी कल चले गए थे, कल से वो वहीं पर है। तमाम वरिष्ठ नेतागण हमारे जो हैं वो अपने चंपावत में डेरा डालेंगे और निश्चित तौर पर हम चुनाव का जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में भी है, क्योंकि खटीमा से लगा हुआ चंपावत है और सबको पता है खटीमा के हारे हुए व्यक्ति को चंपावत लाए तो चंपावत के लोग भी नाराज हैं। टिहरी में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जंगलों की आग को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जंगलों की आग पर तत्परता से काबू पाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक्टिव कमेटी का गठन कर दिया गया है, ताकि जंगलों की आग को वक्त पर बुझाया जा सके और जहां आग नहीं लगे ये भी पूरी कोशिश रहे। इसके लिए हाई लेवल मीटिंग हम लोगों ने वनाग्नि में आपने देखा होगा पहली बार ऐसे नवाचार किए जो नए इनोवेटिव में जो काम किया, जिसमें पहली बार जिलाधिकारी को इन्वॉल्व किया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी जिले में समिति बनी है जिससे दो फायदे हुए। एक तो तात्कालिक अगर फंड की और मैन पावर की आवश्यकता थी तो वो भी हमको उपलब्ध हुआ, साथ ही साथ जो जिलाधिकारी के इन्वॉल्व होने से रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्वतः ही इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल से खबर है। नैनीताल में शत्रु संपत्ति पर कुछ लोगों के कब्जा करने के मामले में जिला प्रशासन एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने 122 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करके नोटिस जारी कर दिए हैं। कब्जेदार अगर जमीन के कागजात नहीं दिखा पाते हैं तो प्रशासन कब्जा खाली कराने के लिए कब्जेदारों पर कार्रवाई करेगा, ये तय है। तो कब्जेदारों पर एक्शन के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। अतिक्रमणकारियों को ये कहा गया है कि आप समय रहते जाग जाइए वरना होगी कार्रवाई। खटीमा में प्रशासन ने नोगवा ठग्गू गांव में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए जो दुकान है उन पर बुलडोजर चलवा दिया। 5 मकान ऐसे हैं और दुकान है जिन्हें ध्वस्त किया गया है। एसडीएम के निर्देश पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी देखी गई और लंबे वक्त से कब्जा चल रहा था। कहीं दुकान तो कहीं मकान बनाए गए थे, लेकिन ये देखिए उसी दरमियान ये भी तस्वीरें आई हैं। दोनों पहलू है सिक्के का, जहां अवैध अतिक्रमण को कर लिया जाता है, आशियाना बसा लिया जाता है और कार्रवाई के वक्त क्या मंजर है वो भी आपके सामने है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंची और इस दौरान उन्होंने महिला थाना और नारी निकेतन का औचक निरीक्षण किया। कुसुम कंडवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का प्रमुखता के साथ समाधान होना चाहिए। ये मैंने हल्द्वानी में भी किया, रुद्रपुर में भी किया, टिहरी में भी किया। प्रत्येक ज़िले में मैं स्वयं जा रही हूँ, स्वयं विभागों के साथ बैठ रही हूँ, मॉनिटरिंग कर रही हूँ। और आज अल्मोड़ा में मैंने अभी महिला थाना का निरीक्षण भी किया कि वास्तव में किस तरह से क्या है कि वहाँ पे कैसे केसेस आ रहे हैं या किस प्रकार से वो काम कर रही हैं। रुड़की क्षेत्र के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में बेड फुल हो गए हैं, जिससे आने वाले समय में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अस्पताल में वर्तमान समय में 110 मरीज भर्ती हैं, जिसमें बुखार, डायरिया समेत दूसरी बीमारियों के मरीज बताए जा रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है और हर हफ्ते चौथे दिन हमारे यहाँ नो बेड वैकेंसी का वहाँ बोर्ड लगाना पड़ रहा है हम लोगों को। कोई भी एक बेड खाली नहीं हो पा रहा है और जिससे कुछ मरीज जिनको ऑपरेशन वगैरह होने हैं उनको डेट में आगे बढ़ानी पड़ रही है। उत्तरकाशी में बड़े बड़े करोड़पति, उद्योगपति, सरकारी कर्मचारी, बड़े बड़े नेताओं तक को बीपीएल और खाद्य सुरक्षा कार्ड बनाने की खबर है और ऐसे में बीपीएल अंत्योदय कार्ड को निरस्त करने को लेकर खाद्य पूर्ति अधिकारी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद कई लोगों ने अपने राशन कार्ड अधिकारियों को दे दिए। तो क्षेत्र में कई ऐसे करोड़पति हैं, समझिए, और उद्योगपति हैं, बीपीएल कार्ड होने के मामले में वो सामने आए हैं कि भाई इतने पैसे के बावजूद उनके पास बीपीएल कार्ड है।
खाद्य पूर्ति अधिकारी संतोष भट्ट ने बताया कि 15,000 से ऊपर किसी की भी अगर मासिक आय है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप बीपीएल कार्ड धारी नहीं हो सकते अगर आपकी इनकम 15,000 से ऊपर है। ऐसे में पाया तो यह भी गया है कि उद्योगपतियों के पास भी बीपीएल कार्ड है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो सफ़ेद और गुलाबी कार्ड जारी होते हैं उनकी जांच करने के लिए और उन्हें अपने कार्ड सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं ऐसे सभी परिवारों को जिनकी की आय 15,000 रुपये मासिक से अधिक हो चुकी है। तो इसमें आप 31 मई 2022 तक का समय सभी उपभोक्ताओं को दिया गया है कि वे अपनी आय का गणना करें और ऐसे सभी लोग जिनकी आय 15,000 रुपये मासिक से अधिक होगी पूरे परिवार की मिलाकर वो सभी अपना कार्ड गरीबों के हित में जमा कर दें। उधम सिंह नगर से खबर है। उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण की बैठक रुद्रपुर के एपीजे कलाम सभागार में हुई। बैठक कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मोबाइल टावर्स के डेवलपमेंट चार्ज को 50,000 से घटाकर 5,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि प्राधिकरण की कमेटी में फाइनेंशियल एक्सपर्ट को रखें और उससे विकास कार्यों के संबंध में जरूरी सुझाव लें। कर्मियों की कमी दूर करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजें। और वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास बनाने की कार्यवाही में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण पर सीलिंग और चालान वाली कार्रवाई जारी रखें। आज की जो बोर्ड मीटिंग है इसमें कुछ प्रमुख निर्णय हुए हैं। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1872 जो आवास बनने हैं उसको फॉर्मली बोर्ड ने अप्रूव कर लिया है। डीएम साहब के सुझाव पे एक अच्छा हमने निर्णय लिया है कि जो टावर्स लगते हैं, टेलीकॉम के टावर्स लगते हैं, उसमें जो पहले हम डेवलपमेंट चार्जेस थे 50,000 लेते थे उसको हमने 5,000 कर दिया, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी देना भी हमारा उद्देश्य है। कुछ जो पद यहाँ पे खाली हैं आउटसोर्स के, उनके भरने के हमने निर्देश दिए।